नमस्कार सभी को भाई। देखिए 60 नंबर चैप्टर है। वही 60 नंबर चैप्टर का नाम क्या है भाई, आप लोग बता सकते हैं कोई किसी में से? डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। पाचन एवं अवशोषण, पाचन एवं अवशोषण का 8 नंबर का पार्ट है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सीधे सीधे पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचक ग्रंथि मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले तो इसमें यह बताया जाएगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड किस स्थान पर स्थित होती हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड के क्या फंक्शन हैं, वह आज आप और हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड की आप और हम लोग डेफिनेशन देते हैं, क्या परिभाषा देते हैं। क्या हो सकती है इसकी परिभाषा बनाकर डेफिनेशन? देखिए मतलब इस प्रकार की ग्लैंड जो फूड को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं उन्हीं को पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। भाई फूड को डाइजेस्ट करने वाली ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? पाचक ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथि कहते हैं। और ये ग्रंथियां आप और हम लोगों की एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल में पाई जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल और आहार नाल में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो पाए जाने के आधार पर ये एलिमेंट्री कैनाल में किस स्थान पर पाई जाती है, उस आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया। क्या उस आधार पर इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो नंबर है वह क्या है? अंतः पाचक ग्रंथि, इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड। और दूसरा जो नंबर होता है बाह्य पाचक ग्रंथि, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। कितने टाइप्स की बताइए बेटा? दो प्रकार की। पहली अंतः पाचक ग्रंथि, इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका क्या मीनिंग हुआ? इस प्रकार की ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में पाई जाती हैं। क्या इस प्रकार की ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में पाई जाती है उनको इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। अर्थात आहार नाल की दीवार में पाई जाने वाली ग्लैंड को अंतः पाचक ग्रंथि कहा जाता है। तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि म्यूकस जो ग्लैंड है, श्लेष्मा जो ग्रंथि है, अपनी आहार नाल की दीवार में हर भाग में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह म्यूकस या श्लेष्मा नामक पदार्थ स्रावित करती है, जो एक चिकना पदार्थ होता है जो भोजन को चिकना बनाकर आगे पहुंचाने का कार्य करता है। इस वजह से म्यूकस या श्लेष्मा जो ग्रंथि होती है वह हर भाग में पाई जाती है, चाहे स्टमच वाला भाग हो, चाहे आपका बक्कल कैविटी वाला भाग हो, चाहे फेरिंग्स वाला भाग हो, चाहे ईसोफेगस वाला भाग हो, हर भाग में मुख्य रूप से ये ग्रंथि पाई जाती है। दूसरा, स्टमच वाले भाग में पाई जाने वाली ग्रंथियों को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा गया था। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट आता है इसमें ब्रूनस ग्रंथि है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, आंतरिक ग्रंथियां जिनको कहा जाता है, लिवर ग्लैंड के क्रिप्स हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं वह इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आती हैं, यानी दीवार में पाई जा रही हो, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में पाई जा रही हो, उन्हीं ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? अंतः पाचक ग्रंथि या इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन ग्रंथियों के बारे में जब आपको फिजियोलॉजी या कार्य की पाचन की पढ़ाई जाएगी उस समय सिचुएशन के आधार पर डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। दूसरी आती है बाह्य पाचक ग्रंथि। बाह्य पाचक ग्रंथि का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की ग्लैंड
जो आहार नाल की वॉल के बाहर पाई जाती हो, इस प्रकार की ग्लैंड जो आहार नाल की वॉल के बाहर पाई जाती हैं, उन ग्लैंड्स को एक्सटर्नल या बाह्य पाचक ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल क्लियर है कि एलिमेंट्री कैनाल के दीवार में पाई जाने वाली को आंतरिक और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर पाई जाने वाली को बाह्य पाचक ग्रंथि यानी एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने प्रकार के होते, अब इसके भी प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए कौन कौन सी जो ग्लैंड से वो पाई जाती है। सबसे पहले सैलाइवरी ग्लैंड, इसको क्या कहा जाता है, लार ग्रंथि, मुख गुहा में पाई जाती है। दूसरी ग्लैंड लिवर ग्लैंड यानी यकृत ग्रंथि, शरीर की बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है ये। और तीसरी जो आती है पैंक्रियास ग्लैंड और अग्नाशय ग्रंथि। ये तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां ऐसी हैं जो आहार नाल के बाहर पाई जाती हैं। आहार नाल के बाहर पाई जाती हैं तो स्वाभाविक है आहार नाल की कैविटी गुहा में अपने स्राव को कैसे छोड़ती होंगी, डक्ट के द्वारा, नलिका के द्वारा अपने स्राव को उस आहार नाल की गुहा तक पहुंचाती हैं। और ये वाली जो थी ये सीधे सीधे मुख्य रूप से ये वाली ये नलिका विहीन होती है, यानी यहां मैं लिख दूं डक्ट लेस होती है, यानी सीधे सीधे अपने स्राव को, भाई आहार नाल की दीवार के अंदर पाई जा रही थी तो अपने सीक्रेशन को सीधे कैविटी में पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये और ये डक्ट नेस होती है, यानी डक्ट के माध्यम से अपने स्राव को पहुंचाने का कार्य करती है यहां से यहां तक। तो आपके सिलेबस में तीनों ही हैं। तो सबसे पहले आप और हम लोग इस पार्ट में एक एक ग्रंथि करके पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में सबसे पहले लार ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ लार ग्रंथि का अध्ययन करेंगे, यानी सैलाइवरी ग्लैंड का अध्ययन सिर्फ यहाँ किया जाएगा। तो सैलाइवरी ग्लैंड क्या ग्लैंड होती है? लार ग्रंथि, नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस प्रकार की ग्रंथि जो लार को स्रावित करती है उसे लार ग्रंथि कहते हैं। कुछ इसमें करना ही नहीं है। क्या इस प्रकार की ग्रंथि जो लार को स्रावित करती है, क्या लार को स्रावित करती है, उस ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? लार ग्रंथि, यानी कि सैलाइवा। क्या सैलाइवा को सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवा को सीक्रेशन करने वाले को क्या कहा जाता है? सैलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार। लार तो सभी जानते, कहते हैं ना कि अच्छा स्वादिष्ट भोजन देख के मुंह में लार आ जाती है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आ जाती, तो स्वाभाविक है वह ग्रंथि कौन सी है? वो सैलाइवरी ग्लैंड ही। इसके सीक्रेशन को ही लार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके सीक्रेशन को ही लार कहा जाता है। इसकी जो स्थिति होती है वो तीन प्रकार की, मतलब मानव में पाई जाती है। तीन जोड़ी मानव में पाई जाती है। एक जो होती है स्तनधारियों में यदि कहा जाए तो 4 जोड़ी, और मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सैलाइवरी ग्लैंड। बेटा एस जी का मतलब यहां समझते चले, सैलाइवरी ग्लैंड यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। तो वही है सैलाइवरी ग्लैंड। इसको मैं वही हिंदी में भी लिख दूं, विशेष ध्यान दें हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि जरा इंग्लिश को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों को
मेडिकल एग्जाम यदि फाइट करना है तो उसमें हिंदी की टर्मिनोलॉजी की अपेक्षा बायोलॉजी में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ज़्यादा आती है। तो ये लार ग्रंथि भाई रटना आपको दी समझकर रटना आपको, जैसे सैलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, सैलाइवरी ग्लैंड को लार ग्रंथि कहते हैं, तो एक ही बार तो रटना है, तो लार ग्रंथि की जगह उसको सैलाइवरी ग्लैंड रटें। क्या रटें, रटना तो है। तो पहले नंबर की। दूसरे नंबर की मुख्य रूप से जो ग्लैंड आती है जिसको सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। तीसरे नंबर की जो ग्लैंड्स आती है इसको पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड, इनकी हिंदी बहुत टिपिकल है, तो वही के वही नाम आपको रखने हैं। अब जो चौथी नंबर की जो मैं बताने जा रहा हूं इसको सुन लीजिए, इंफ्रा ऑर्बिटल सैलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि। तो ये वाली जो लार ग्रंथि है जिसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, ये लार ग्रंथि मानव में और खरगोश में नहीं पाई जाती है। इंफ्रा ऑर्बिटल सैलाइवरी ग्लैंड मानव और खरगोश में नहीं पाई जाती। ऊपर की तीन जो है ये वाली, क्या ये मानव में प्रेजेंट होती है, मानव में उपस्थित होती है। स्तनधारियों में कोई पूछता है तो 4 पेयर सैलाइवरी ग्लैंड बताना है, स्तनधारियों में कोई पूछता है तो 4 पेयर बताना है, और ह्यूमन की चर्चा करता है तो 3 पेयर सैलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ये सैलाइवरी ग्लैंड सिचुएशन के आधार पर कहाँ कहाँ स्थित होती हैं, इनमें कौन सा पदार्थ सीक्रेशन होता है, तो अब वह मैं आपको चित्र के द्वारा इनकी स्थिति क्लियर करके बताने जा रहा हूं। तो देखिए, तो क्या होता है चित्र के माध्यम से देखें। ये मैं डायग्राम को थोड़ा लार्ज में बनाया है, मतलब ये वक्कल कैविटी वाला भाग बना रहा हूँ। कौन सा भाग बना रहा हूँ, वक्कल कैविटी। ये नहीं कहना कि सर हमारी वक्कल कैविटी अंदर वाला भाग कैसे इतना बड़ा बना दिया। तो पहला, दूसरा, और ये तीसरी लाइन। तो एक एक करके आप और हम लोग लिखते चलते हैं। पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड। ये दूसरी जो ग्लैंड है इसको लिखा जा रहा है सब लिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड। पहले भी बेटा हिंदी लिख चुका हूँ, तो विशेष तौर पर वही लिखाई जा रही है, कोई समस्या नहीं मुझे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ, निवेदन है आप लोगों से कि इंग्लिश के वर्ड, अब ये जो ग्लैंड आती है, ये ग्लैंड सब मैक्सिलरी
सैलाइवरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर सैलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। तो मैं सिर्फ एक ही नाम लिखकर छोड़ रहा हूं। देखिए, तो ये 3 ग्लैंड हो गई। कितनी ग्लैंड हो गई बेटा? 3 ग्लैंड्स आपके सामने लिख दी गई, 1 2 3। सिचुएशन के आधार पर मैंने इनके डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं कि सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, लोअर जॉ के मध्य में मैक्सिला बोन्स पाई जाती हैं। मैक्सिला बोन्स के नीचे जो ग्लैंड्स स्थित होती हैं, 1 पेयर, उस ग्लैंड को सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है। तो विशेष ध्यान रखें, निचले जबड़े के मध्य वाले भाग में मैक्सिला बोन्स पाई जाती है। उस मैक्सिला बोन्स के नीचे जो ग्लैंड स्थित होती है, 1 पेयर, उसको क्या कहा जाता है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड की सिचुएशन है। सिचुएशन विशेष तौर पर अंडरलाइन कर लेना मेरे नोट्सों में कि निचले जबड़े के मध्य भाग में जो मैक्सिला बोन्स पाई जाती, मैक्सिला बोन्स के नीचे दोनों ओर एक एक, यानी कि एक जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। वह लार ग्रंथि सब मैक्सिलरी सैलाइवरी ग्लैंड या सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि या सब मैंडिबुलर सैलाइवरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब स्थित कहां पर है? लोअर जॉ के यहाँ। तो वहां से यहाँ सीक्रेशन को कैसे लेकर आते हो? तो वहां से यहाँ सीक्रेशन को सीधे सीधे ये डक्ट के द्वारा, क्या इस प्रकार से डक्ट के द्वारा ये वक्कल कैविटी में आए। वक्कल कैविटी में किस प्लेस पर अपने डक्ट को खोलती है? लोअर इंसाइजर, ये वाले टीथ, ये निचले जबड़े के जो इंसाइजर टीथ होते हैं, उन टीथ के पीछे जो डक्ट ओपन होती है, वो किसकी डक्ट ओपन होती है? सब मैक्सिलरी सैलाइवरी ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है। इस डक्ट को क्या नाम दिया जाता है? वाल्टन्स डक्ट, या इसको कह सकते हैं डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या क्या कह सकते हैं? डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है। तो विशेष ध्यान दें, वाल्टन्स डक्ट सबसे पहले तो किसकी होती है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड की होती है। ये ओपन कहाँ होती है? ये ओपन कहाँ होती है? निचले जबड़े के इंसाइजर टीथ के पीछे मुख्य रूप से ओपन होती है। क्या ये जो ग्लैंड है, विशेष ध्यान रखें, चूहों तथा छछूंदर में ये वाली जो ग्रंथि होती है, चूहों तथा छछूंदर में अनुपस्थित होती है। किसमें? चूहों तथा छछूंदर में अनुपस्थित होती है। इसके सीक्रेशन को म्यूकस कहा जाता है। इसके सीक्रेशन को म्यूकस कहा जाता है, पहली ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड आती है, जिस ग्लैंड को सब लिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, सब लिंगुअल लार ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसकी सिचुएशन देखें, टंग के नीचे लिंगुअल शब्द आ रहा है, यानी कि लिंगुअल शब्द पीछे में पता क्या है टॉपिक में, तो लिंगुअल मतलब टंग, यानी कि जीभ के नीचे ये जो फ्रेनुलम लिंग्वी मतलब बक्कल कैविटी के फर्श पर जीभ जिस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, उसको फ्रेनुलम लिंग्वी कहा जाता है। उस फ्रेनुलम लिंग्वी के पास जो ग्रंथि स्थित होती है, उसको सब लिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। यह भी अपने सीक्रेशन को जीभ के नीचे मुख्य रूप से डक्ट के द्वारा डालने का कार्य करती हैं। इस डक्ट को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ये जो डक्ट होती है, इस डक्ट को रिवीनस डक्ट कहा जाता है, या इसको बर्थोलिन्स डक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बर्थोलिन डक्ट के नाम से जाना जाता है। लार ग्रंथियों में ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथियों में ये कैसी ग्रंथि है? सबसे
छोटी ग्रंथि मुख्य रूप से होती है। ये जो वाल लिजार्ड सुना होगा आपने, छिपकली सुनी होगी, क्या सुनी होगी, छिपकली सुनी होगी। तो छिपकली में ये जो ग्रंथि होती है वह विष ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है। छिपकली में मुख्य रूप से यह ग्रंथि विष ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है। पहले तो दूसरे नंबर की ग्रंथि हुई। तीसरे नंबर की जो ग्रंथि आती है जिसको पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है, पैरोटिड लार ग्रंथि कहा जाता है, पैरोटिड लार ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्रंथि की स्थिति देखे कहाँ, जो ईयर पिन्ना वाला भाग होता है, ईयर पिन्ना के बेस पर मतलब आधार वाले भाग पर एक जोड़ी ये लार ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि की जो नलिकाएं होती हैं, इस ग्रंथि की जो नलिकाएं होती हैं वह मुख्य रूप से जो अपर जबड़ा मतलब ऊपरी जो जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़े का जो सेकंड मोलर टीथ होता है, सेकंड मोलर टीथ होता है उसके पीछे ओपन होती है। इनकी जो डक्ट होती है वो कहाँ ओपन होती है, ऊपरी जबड़े के दूसरे मोलर टीथ में मुख्य रूप से जाके पीछे ओपन होती। तो इसकी जो डक्ट होती है, इसकी डक्ट क्या कहलाती है, स्टेनसन्स डक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्टेनसन्स नलिका के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रंथि होती है लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके सीक्रेशन में एंजाइम पाए जाते हैं। इसका जब सीक्रेशन होता है उस सीक्रेशन में मुख्य रूप से एंजाइम होते हैं। एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, दूसरा जो एंजाइम होता है जिसको टाइलिन या वक्कल एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टाइलिन या वक्कल एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्रंथि जो स्नेक आप लोगों ने सुने हैं, सांप, सांप में ये जो ग्रंथि होती है, सांप में ये जो ग्रंथि होती है वह पॉइजनस ग्लैंड में रूपांतरित हो जाती है। सांप में ये जो ग्रंथि होती है वो पॉइजनस ग्लैंड्स में रूपांतरित हो जाती है। इसका जो वायरल इन्फेक्शन होता है, इसका जो वायरल इन्फेक्शन होता है उस वायरल इन्फेक्शन को वायरल संक्रमण मम्प्स कहलाता है। यदि पैरोटिड ग्रंथि में किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो जाए, आक्रमण हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, मम्प्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो तीन लार ग्रंथियां बताई, इन तीनों लार ग्रंथियों का जो सीक्रेशन होता है उसी सीक्रेशन को आप और हम लोग क्या कहते हैं, लार कहते हैं। क्या कहते हैं, लार या सैलाइवा के नाम से जाना जाता है। पर डे सैलाइवा लगभग 1.5 लीटर के लगभग मुख्य रूप से सीक्रेट किया जाता है। 1.5 या 1.6 लीटर के लगभग मुख्य रूप से इसको स्रावित किया जाता है। इसका जो पीएच मान होता है वह 6.8 होता है। कितना होता है पीएच मान, 6.8 होता है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है तो ये देख लें। इसका जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, एक तो इसमें 99% तो पानी पाया जाता है, वाटर। 99% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और इसके अलावा म्यूकस होता है, इसके अलावा एंजाइम होते। एंजाइम मैंने आपको कितने बताए बेटा, तो एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, देखिए एंजाइम दो प्रकार के मैंने आपको बताए, टाइलिन या इसको वक्कल एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। क्या, वक्कल एमाइलेज के नाम से इसको एमाइलेज के नाम से इसको जाना जाता है। तो विशेष ध्यान दें कि टाइलिन एंजाइम जो होता है यह भोजन में उपस्थित स्टार्च को
डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। तो स्वाभाविक है, यानी आप और हम लोग फूड खाते हैं, फूड में तो स्टार्च होता है, तो स्टार्च का पार्शली डाइजेशन वक्कल कैविटी में इसी एंजाइम के द्वारा होता है, यानी आंशिक जो पाचन होता है वक्कल कैविटी में वह इसी एंजाइम के द्वारा होता है। पहले तो ये ध्यान में रखना है। फिर दूसरा जो एंजाइम आता है आपका, इस एंजाइम को क्या कहा जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम कहा जाता है। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये जीवाणु नाशक होता है, यानी बैक्टीरियोलाइटिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बैक्टीरियोलाइटिक नेचर का होता है। भाई फूड में भोजन कर रहे हैं अपन, या तो भोजन करने के दौरान मतलब उसके साथ यदि बैक्टीरिया वगैरह पहुंचते हैं तो वहीं के वहीं मुख्य रूप से इस एंजाइम के द्वारा, लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। तो यह तो मुख्य रूप से क्या होता है, लार में जो स्थिति होती है 99% क्या होता है? पानी। कितना मैंने बताया? 99% वाटर। इसके अलावा क्या पाया जाता है? म्यूकस और टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम दो पाए जाते हैं। अब ये तो हुआ लार। आप लोगों ने देखा होगा कि लार कभी कभार कम सीक्रेट होने लगती है। जो व्यक्ति टोबैको च्युइंग करते हैं या अन्य किसी प्रकार के कारण से लार का सीक्रेशन कम होने लगता है तो उस कंडीशन को जीरोस्टोमिया कहते हैं। यह भी एक बीमारी है। क्या? लार का कम सीक्रेशन होना। लार का कम श्रावण क्या कहलाता है? जीरोस्टोमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोस्टोमिया के नाम से जाना जाता है। तो मुख रूखा रूखा सूखा सूखा हो जाता है। मुख उस दौरान क्या हो जाता है? वक्कल कैविटी क्या हो जाती है? सूखी हो जाती है। ठीक है ना? तो ये आपको कायम पढ़ना है, इतना सारा इसमें। अब इसके बाद आते हैं भाई कि फंक्शन क्या करते हैं। तो वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, फंक्शन यहीं के यहीं क्लियर हो चुके होंगे। तो लार में जो म्यूकस पाया जाता है तो उस वजह से अपनी जो वक्कल फंक्शन इसके मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? नोट डाउन करते चलना आप लोग कि लार में जो म्यूकस पाया जाता है उस म्यूकस की वजह से अपना जो वक्कल कैविटी होती है वो हमेशा नम बनी रहती है। क्या बनी रहती है? हमेशा नम बनी रहती है। जब पहली चीज, दूसरी, जब भोजन को खाते हैं तो भोजन वक्कल कैविटी में पहुंचते हैं तो च्युइंग होता है, च्युइंग किया जाता है। तो उस समय यह लार उस भोजन से मिलकर, सैलाइवा उस भोजन से मिलकर उसको लसलसा बनाती है। कैसे बनाती है? लसलसा बनाने का कार्य करती है। तीसरा फंक्शन लार क्या करता है? लवण तथा शर्करा को घोलने का कार्य करता है। लवण तथा शर्करा यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, जो फूड में आप और हम लोग लेते हैं, मिनरल्स होती है, शुगर होती है, तो उसको मुख्य रूप से घोलने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो पहले, फिर भोजन को नम बनाकर, भाई आप और हम लोग जो कॉर्न लेते हैं आपने देखा होगा तो वह सूखा होता है। सब्जी पाई जाती है रसाद, लेकिन तब भी उसके बाद सूखा होता है, रोटी का ऊपर का पूरा भाग। तो इसको जो नम बनाने का कार्य करता है, इसको नम बनाने का जो कार्य किया जाता है भोजन को, तो वह भोजन को नम कौन बनाता है? यह लार ही मुख्य रूप से भोजन को नम बनाती है। क्या? लार ही भोजन को नम बनाने का कार्य करती है। जीभ तथा ओठ मतलब टंग और लिप्स को नम बनाकर, मतलब गीला लसलसा बनाकर उच्चारण में भी सहायता करती, उच्चारण में भी सहायता करती। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार मतलब भारी भरकम काम करें या कुछ काम करते हैं तो व्यक्ति का वक्कल कैविटी बिल्कुल सूख जाती है। ये बीमारी नहीं, किन्हीं अलग परिस्थिति में सूख जाती है। तो उस दौरान व्यक्ति की जो उच्चारण की लैंग्वेज होती है वह बदल जाती है। वह क्या होती है? बदल जाती है। तो स्वाभाविक है, जीभ और ओठ को नम बनाकर यह क्या करती है? सहायता करती है बोलने में, उच्चारण में भी मुख्य रूप से इसके द्वारा सहायता की जाती है। दूसरा, वक्कल कैविटी के चारों ओर जो स्तर पाया जाता है वह म्यूकस स्तर होता है। तो ये तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ।
तो जो म्यूकस स्तर है, म्यूकस स्तर को भी हमेशा नम बनाने का कार्य करती है। इस वजह से देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था फंक्शन का कि वक्कल कैविटी को मॉइस्चर करे रहती है, नम बनाए रहती है हमेशा। तो ये और भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य करती है, सबसे अच्छा पॉइंट है भोजन को स्वादिष्ट बनाने का। भोजन को स्वादिष्ट कैसे बनाती है, जैसे भोजन लेते ऐसा नहीं, भोजन पहले से स्वादिष्ट होता है। नहीं आप ऐसे बिना टेस्ट का भोजन कर ले, देखे कैसे टेस्ट, भोजन पहले से स्वादिष्ट होता है, लेकिन और अच्छा स्वादिष्ट जो बनाने का कार्य किया जाता है वह इस सैलाइवा के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि सैलाइवा में जैसे ही पूरा का पूरा सैलाइवा उसमें मिलता है तो एंजाइम पहुंचते, तो एंजाइम मुख्य रूप से क्या करते, भोजन को डाइजेस्ट। अब भोजन वहाँ कौन सा होता है जो डाइजेस्ट किया जाता है, स्टार्च। अभी मैंने बताया था टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज जो एंजाइम होता है वह स्टार्च को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। विशेष ध्यान देना 100% स्टार्च यहाँ डाइजेस्ट नहीं होती है, स्टार्च का आंशिक पाचन ही इस भाग में होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब स्टार्च का थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है तो जो कॉर्न होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली आंशिक मतलब हल्का मीठा लगने लगता है। क्या? हल्का मीठा लगने लगता है। तो इतने सारे आपको फंक्शन इसमें पढ़ना है। क्या? इतने सारे फंक्शन इसमें पढ़ना है। तो ये तो होती है आपकी फर्स्ट ग्लैंड एक्सटर्नल, जो मैंने बताया था बाह्य पाचक ग्रंथि की फर्स्ट 3 ग्लैंड्स बताई थी, सैलाइवरी ग्लैंड, लिवर ग्लैंड और पैंक्रियाज ग्लैंड। तो इसमें मैंने आपको यही कहा था कि इस वाले भाग में मैं आपको सिर्फ एक ग्लैंड यानी सैलाइवरी ग्लैंड बताता हूँ। अब जो 9 नंबर का जो लेक्चर आएगा, 9 नंबर का जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको लिवर ग्लैंड के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? लिवर ग्लैंड के बारे में बताऊंगा।